इसके पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी स्थिति पर। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। सबसे पहले आप ये बात समझ लें निरक्षीय स्थिति क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के लंबार्धक को, उस रेखा का जो लंबार्धक वाली अक्ष होगी उसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी कि उस बिंदु पर उपस्थित कोई भी बिंदु निरक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाता है। इस तरह से अब हम लोग बी पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में हेडिंग देखें, बी पार्ट निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन इस स्थिति पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। प्लस क्यू या माइनस क्यू किधर भी रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए माइनस क्यू प्लस क्यू इधर भी रखें, प्लस क्यू माइनस क्यू, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से इन दोनों के बीच की दूरी ये फिक्स्ड है, एक फिक्स डिस्टेंस 2l। ये डायपोल का सेंटर है, सेंटर। अब निरक्षीय स्थिति क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक है। इस पर उपस्थित कोई भी बिंदु निरक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाता है। तो इस पर कोई भी बिंदु, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, l, ये भी कितनी होगी, l। तो इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर से आप लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इस A के कारण यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर B के कारण यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद इस पर नेट कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे A पर उपस्थित आवेश, A पर उपस्थित आवेश। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आप प्लस क्यू रखे, इधर माइनस क्यू रखे, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन जो है लॉजिक से पता करेंगे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखने के लिए तरीका क्या होता है, जिस पर निकालते हैं उसको पहले और जिसके कारण निकालते हैं उसको बाद में। EPA इक्वल टू KQ। मैग्नीट्यूड निकालते समय जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो उस समय प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है। तो EPA इक्वल टू, एक बात और ध्यान से आप सुन लें, जब भी आप सदिश राशि का आकलन करते हैं, सदिश राशि, कोई भी सदिश राशि का आकलन करते हैं तो उसमें प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि एट द लास्ट परिमाण आपको निकालना पड़ेगा। तो और वो जो परिमाण है जो फाइनली आएगा, तो उसके अंदर जब भी आप सूत्र लगाते हैं r बराबर अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वहाँ पर वो सब त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो ये होगा KQ बाई, अब ये दूरी देखें ध्यान से, ये दूरी कितनी होगी, ये आपका L, ये R, ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो जाएगा KQ बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये
यहाँ पर एकांक धनावेशित कण रखेंगे प्लस और ये माइनस, ये इसकी डायरेक्शन होगी और इसका नाम होगा EPA। उसी तरह से यहाँ पर B पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे EPB दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ से ध्यान से देखें तो ये भी दूरी कितनी है, ये भी दूरी आपकी √r² प्लस l² है, लेकिन देखिए ये प्लस तो इस बार डायरेक्शन ये होगी, ये आपका होगा EPB। यहाँ से EPB ये हो जाएगा KQ भाई, ये भी दूरी होगी r² प्लस l²। अब P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखें, यदि इस कोण को हम लोग थीटा मान लें, ये भी कोण हमारा क्या होगा थीटा, और ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि यहाँ ये थीटा है वो भी थीटा होगा। इस तरह से P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इक्वल टू EPA वेक्टर प्लस EPB वेक्टर, तो EP इक्वल टू आपका आ जाएगा, इन दोनों का आपको परिणामी लेना पड़ेगा, ये होगा √ EPA, या इसके आप कंपोनेंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या फार्मूला लगाएं या कंपोनेंट ले लें। तो कंपोनेंट ले लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये फाइनली होगा, इसका इसमें कंपोनेंट लेंगे तो EPA cos थीटा, वेक्टर जोड़ने में आपको आना चाहिए, और इसका इसमें कंपोनेंट लेंगे तो प्लस EPB cos थीटा, EPB cos थीटा। इसको आगे सॉल्व किया जाएगा, या वो फार्मूला लगा लें, आप बात एक ही है। इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ के बाद देखें इसको, तो ये आपका आएगा EP इक्वल टू, ध्यान से देखें तो EPA और EPB दोनों क्या है, बराबर है, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा EPA 2 cos थीटा। ध्यान से देखें तो 2, EPA का मान कितना था, EPA का मान है KQ बाई r² प्लस l², और cos थीटा यहाँ पर ध्यान से देखें तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा L बटे √, ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ से cos थीटा L अपान √r² प्लस l², ये हो जाएगा L अपान, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ से हो जाएगा Q इंटू 2L, ये आपका बन जाएगा P Q इंटू 2L, ये हो जाएगा KP बाई r² प्लस l² की पावर 3/2। जनरल फार्मूला ये आ जाएगा, EP इक्वल टू KP अपान r² प्लस l² की पावर 3/2। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ थीटा मानो यहाँ थीटा मानो, सबसे आंसर एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आपको एज्यूम करना है कि EP इक्वल टू KP बाई r² प्लस l² की पावर 3/2। इसी में यदि केस लगाया जाए, यदि R is very large compared to L, then EP इक्वल टू KP भाई, ये इसकी तुलना में इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो ये l² आपका गायब हो जाएगा, r² की पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो ये 3 बचेगा, यानी KP बाई r3। ये फाइनली फार्मूला जाएगा EP इक्वल टू KP बाई r3। अब इसका यदि सदिश रूप आपको लिखना है, तो इसका सदिश रूप लिखने के लिए तरीका देखें। सदिश रूप, इसका सदिश रूप, ये एक सदिश राशि है, ये हो जाएगा EP वेक्टर बराबर K, आपका वैसे ही लिखा रहेगा, बाई R3, और ये P के ऊपर वेक्टर लगेगा,
लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ रही है ईपी, इधर आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट। ये फाइनली आपका आ जाएगा सदिश रूप इसका EP इक्वल टू माइनस KP बाई RQ। तो ध्यान से देखें तो आप ऐसे बोल सकते हैं E ऑफ एक्सियल, इन दोनों रिजल्टों की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की तुलना करें तो तुलना करने से आपको क्या मिल जाएगा, तुलना करने से आपको मिलेगा E ऑफ एक्सियल अपॉन E ऑफ इक्वेटोरियल दैट इज इक्वल टू E ऑफ एक्सियल अपॉन E ऑफ इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटोरियल का ये एक्सियल 2 गुना होता है, इक्वेटोरियल का 2 गुना एक्सियल का। तो EP ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। अब यदि हम लोग तीसरे केस की बात करें तो तीसरा हमारा इन जनरल किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। तो सी पार्ट आप देख लें, किसी भी बिंदु पर, यानी ना तो एक्सियल पोजीशन पे है और ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट। अब इसके लिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q माइनस Q या माइनस Q प्लस Q, जो भी आप समझे, माइनस Q प्लस Q। ये इसका सेंटर है, सेंटर, ये बीच की दूरी 2L। थोड़ा इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, किसी नेट बिंदु पर यानी किसी भी बिंदु पर कहीं भी वो उपस्थित हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ से R दूरी पर ये बिंदु P है, जो कि यहाँ से थीटा कोण पर है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखिए तरीका क्या होगा। जो हमारी इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ये है, इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी P। इस P का इसमें जो कंपोनेंट होगा वो होगा P cos थीटा, और इस P का इसमें जो कंपोनेंट होगा वो होगा P sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे इस द्विध्रुव आघूर्ण के, एक्सियल पे P cos थीटा और इक्वेटोरियल पे P sin थीटा। तो एक्सियल पे E ऑफ एक्सियल अच्छी स्थिति पर, इसके लिए फार्मूला क्या था 2kP बाय RQ, लेकिन यहाँ P जो है वो P cos थीटा है, ये हो जाएगा 2P cos थीटा। उसी तरह से E ऑफ इक्वेटोरियल पर बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पर P sin थीटा है, ये हो जाएगा KP sin थीटा बाय RQ। अब इस बिंदु P पर हमें नेट क्षेत्र निकालना है, तो ये EP इक्वल टू, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये हो जाएगा EP इक्वल टू अंडर रूट E ऑफ एक्सियल प्लस E ऑफ इक्वेटोरियल। इन दोनों को प्लेस करेंगे तो KP बाय RQ बाहर आ जाएगा, KP बाय RQ बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर इसमें बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, इसमें बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा। देखें तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और इससे cos स्क्वायर थीटा आप लेंगे तो वो बन जाएगा 1। तो फाइनली आ जाएगा KP बाय RQ, अंदर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से 3 cos स्क्वायर थीटा यानी EP, इस P बिंदु पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव के कारण ये जनरल फार्मूला है EP इक्वल टू KP अपॉन RQ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्सियल पोजीशन पर देखें, एक्सियल पोजीशन पर यदि आपको याद हो तो एक्सियल पोजीशन पर कितना था 2 kp/r3। तो जस्टिफाई कर लेते हैं इसको। जस्टिफाई करने के लिए देख लें नोट पॉइंट, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर तो थीटा कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना प्लेस कर देना है 0 डिग्री, तो EP इक्वल टू अच्छी स्थिति पर आ जाएगा E ऑफ एक्सियल दैट इज इक्वल टू ये 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा यानी 0 तो 3 cos 0 यानी 1, ये 3 × 1 3 + 1 4, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 kp/r3 जस्टिफाई हो रहा है। ई ऑफ इक्वेटोरियल निरक्षी स्थिति पर यदि बात करेंगे, निरक्षी स्थिति पर ई ऑफ इक्वेटोरियल दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा कितना रख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री रखेंगे फिर थीटा 90 यानी cos 90 0, यहाँ केवल 1 बचेगा तो यह आ जाएगा kp/r3, जो कि पहले हमने कैलकुलेट किया था। इन दोनों रिजल्टों से वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है और किसी भी बिंदु पर वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को हम लोग इन जनरल यूज कर सकते हैं। EP इक्वल टू kp/r3 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए इसमें एक दो एप्लीकेशन कर लेते हैं। एक आपके NCERT टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का ही है, NCERT। इसमें दिया क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं QA और QB। QA ए पर रखा है कितना -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, QB +2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ये जो ए है, ये कहाँ पर रखा है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और ये जो बी है ये कहाँ है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें, फिर से एक बार इस प्रश्न को सुन लें। ये दो बिंदु आवेश है, एक QA जो कि -2.5 × 10⁻⁷ कूलम का है, रखा कहाँ है 0, 0, -15 सेंटीमीटर पर, और दूसरा बिंदु आवेश QB जो कि +2.5 × 10⁻⁷ कूलम का है, रखा है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। तो इस निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब परिमाण और दिशा दोनों कैलकुलेट करना है। इस तरह से ध्यान से देखें इसका सलूशन। ये हम लोग मान लेते हैं कि Z एक्सिस है हमारी, ये Z और ये Y मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु A है जो कि है 0, 0, -15। ये एक बिंदु B है जो कि है 0, 0, +15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ये हमारी जो सेपरेशन होगी, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है इसे हम लोग 2L निकाल कर रहे हैं। ये हमारी 2L है। अब हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न हमसे पूछा है कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश कितना है QA + QB। QA कितना -2.5 × 10⁻⁷ +2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो
फाइनली ये कितना है 0। इकाई का कुल आवेश कितना आ गया 0। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करते हैं। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से निकालेंगे, निकाल करिए। पिछले के लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2L। इसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों के बीच के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी P = Q, तो Q का मान हमने रखा 2.5। आपको परिमाण रखना है तो चाहे इसका परिमाण रखेंगे तो 2.5 ही प्लस का ही होगा, और ये ऑलरेडी वही है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम इंटू 2L। ये सेपरेशन 2L, ये हमारी 2L है। ये कितनी 15 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो नेट में कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 30 × 10⁻² कूलम मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁷, 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁸ और ये 25 × 75 यानी 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब हम लोग यदि इसकी दिशा की बात करें, इसके डायरेक्शन की चर्चा करें, इसकी डायरेक्शन किधर होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो इधर से A से किधर होगी B की तरफ, यानी किस साइड होगी +Z एक्सिस में। इसकी डायरेक्शन है +Z एक्सिस। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये एक HCl अणु है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर दिया है। तो H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें, ये H+, ये Cl-, इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछी गई है 2L। इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश होगा, इस पर आवेश होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पर आवेश होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखें तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया है, यानी P = ये फार्मूला यूज करेंगे Q × 2L। तो आपसे ये पूछा गया है, 2L निकलवाया गया है। तो P कितना दिया है 3.4 × 10⁻30 = Q है कितना, Q ये परिमाण होता है, तो किसी एक का परिमाण आप यूज करें 1.6 × 10⁻19 × 2L। 2L आपको विस्थापन कैलकुलेट करना है, तो 2L = 3.4 × 10⁻30 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19। फाइनली इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 2L, यही है विस्थापन, बराबर इसका इसमें भाग देंगे 16 दूनी 32, 2 बचेगा 0.1, 4 बचेगा 16 दूनी 32, 8 बचेगा 16 पंचे 80, गुणे ये 19 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 11 बचेगा, यानी गुणे 10⁻⁻11 मीटर। ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप ये तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे Cl अणु, इसका डायपोल मोमेंट दिया है, H और Cl आयन के बीच का विस्थापन पूछा है, विस्थापन दे दे तो इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव का ये लास्ट सेक्शन रहा। अब हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं वैद्युत द्विध्रुव
पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। चलिए इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।